तीन बहुओं का चार ससुराल। फ्लैट नंबर 101, फ्लैट नंबर 201, फ्लैट नंबर 301, फ्लैट नंबर 401। इन चारों फ्लैट में एक के अलावा एक और चीज भी कॉमन थी। इन चारों फ्लैट वालों का सरनेम शर्मा था। सुबह सुबह वृंदावन सोसाइटी में एक पार्सल आता है श्रीमती शर्मा के नाम पर। अरे भैया, ये मिसेस शर्मा किस फ्लैट में रहते हैं? उनके नाम का एक कुरियर है। पार्सल में क्या है बता सकते हैं आप? उस हिसाब से बता पाऊंगा कि ये पार्सल किस फ्लैट का हो सकता है, क्योंकि मिसेस शर्मा तो चार चार है यहाँ पर। अंदर क्या है ये मैं आपको बता दूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि मुझे खुद भी पता नहीं कि अंदर क्या है। देखने के लिए पार्सल खोलना पड़ेगा। वैसे अगर सोसाइटी में चार चार शर्मा है तो नाम पूरा लिखना चाहिए था भेजने वाले को। आप ज़रा देखिए ना भैया, आज मेरा ड्यूटी पर पहला दिन है। आज ही अगर काम नहीं हुआ तो नौकरी चली जाएगी। अच्छा, तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ जुगाड़ लगाता हूँ। और नीचे से सुशील जोर से चिल्लाता है, शर्मा जी, शर्मा जी। यहाँ सुशील शर्मा जी कहता है और वहाँ चारों फ्लैट की बालकनी पर एक एक शर्मा जी पधार जाती हैं। लो आ गए चारों, अब पूछ लो इनसे कि किसका पार्सल है। इस सोसाइटी में अगर पार्सल शर्मा जी के नाम का है तो इन चारों में से किसी एक का ही हो सकता है। किसके नाम का पार्सल है भाई? माना तो कुछ मंगाया नहीं। तूने मंगाया था कि विवेक? जेब में फूटी कोड़ी नहीं है भैया, मैं क्या मंगाऊंगा? निखिल का होगा। मंगाया था मैंने, पार्सल मंगाया था, पर मेरा पार्सल तो सुबह पहुंच चुका। वैसे इस पे क्या है भैया? मुझे नहीं पता, पर शायद बहुत ज़रूरी सामान है, क्योंकि भेजने वाले ने अलग से 300 रुपये के प्रोटेक्शन भी दिए है। थैली लटका रहा हूँ मैं, डाल दो उसमें। तुम्हारी माँ ने मंगवाया, वकील साहब ने भेजा होगा। कुरियर वाला सुरेश की थैली में कुरियर डाल देता है और सुरेश थैली को ऊपर खींच लेता है। तीनों बेटे अपने अपने फ्लैट में चले जाते हैं। किसके फ्लैट का पार्सल था? निखिल भैया का होगा। हर बार पार्सल उनका ही निकलता है। अरे नहीं, इस बार निखिल का पार्सल नहीं था, इस बार पार्सल पापा जी का था। पापा जी को पार्सल मंगवाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? पूछना तो चाहिए था तुम्हें कि अंदर क्या है। अरे भाई, पापा ने थोड़ी ना मंगाया था, मम्मी को लॉयर अंकल ने भेजा था। भाई बहन है, आपस में कुछ भेजा होगा, शायद राखी का गिफ्ट। राखी का गिफ्ट तो दिवाली पर ही लॉयर अंकल ले आए थे। तुम समझ भी रहे हो, कहीं कोई और बात तो नहीं? क्या बात होगी? कुछ भी बात हो, क्या फ़र्क पड़ता है? सास ससुर के साथ रहकर ड्रामा ना हो, कलेश ना हो, इसलिए तो तुम अलग हुई थी। अब करने दो उन लोगों को जो करना है। हम भी तो 24 दिन में 400 पार्सल मंगवाते हैं। पापा पूछने आते हैं क्या कि क्या है पार्सल में? हमारा पार्सल अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट से आता है, किसी लॉयर के घर से नहीं। मुझे तो लग रहा है प्रॉपर्टी का मसला है। हर बार की तरह इस बार मुझे नुकसान में नहीं रहना। जब पैसे बांटे तो कम से कम तीनों बच्चों में बराबर बांटने चाहिए थे। 40 लाख का फ्लैट है अंकित भैया का, 40 लाख का विवेक भैया का, तो हमारे हिस्से में 35 लाख का फ्लैट क्यों आया? मुझे समझ में नहीं आता, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, सब कुछ कितना भी क्लीन रख लूँ, हर बार तुम्हारी किसी न किसी सवाल के जवाब में मैं क्यों फंस जाता हूँ। तुम्हें पता करना है ना क्या है पार्सल में। चलो मम्मी के फ्लैट। यहाँ पूजा निखिल के साथ अपनी सास के फ्लैट जाने के लिए निकलती है तो वहाँ उसके दोनों जेठ जेठानी भी। जैसे ही पूजा अपनी सास के फ्लैट पहुँचती है, एक जेठ जेठानी तो सोफे पर ही बैठे थे, दूसरे दरवाजे पर खड़े थे। देर हो गई क्या? लगता है सब बट गया। विवेक ज़रा जगह दीजिए ना भाभी, कुछ नहीं बटा, हम भी पीछे खड़े। उतावली तो इतनी होती है आप, जैसे बांटने के लिए पेड़ आप ही यहाँ रख कर गई थी। मजाक मत करो पूजा, आराम से। ये तो पहले ही जमे हुए हैं यहाँ। कितने पैसे निकाल लिए फिर भी चैन नहीं है कि छोटे भाई के हिस्से में 2 पैसे आ जाए। ये बर्दाश्त नहीं होगा इन लोगों से। और करो तरफदारी अपने भाई भाभीयों की। भैया आप यहाँ कैसे आए? तो आप भी यहाँ हैं देवर जी। वैसे हम तो यहाँ ऐसे ही आ गए, सोचा मम्मी जी का हाल चाल पूछ लेते। अभी पिछले हफ्ते ही कितनी बुरी खांसी हुई थी मुझे, नीचे से ऊपर भी नहीं आए मेरे बच्चे देखने के लिए कि मैं जिंदा हूँ या परलोक सिधार गई। मैंने तो 3 बार फ़ोन किया था मम्मी। हाँ तो लंदन रहती हूँ ना मैं, जो फ़ोन ही कर सका। तो क्यों, आने में तो फ्लाइट के लाख रुपए निकल जाते ना बेटा। वो सब छोड़िए मम्मी जी, नीचे सब पूछ रहे हैं अंकल ने क्या भेजा है आपके लिए। खुद खोल कर देख लो। लता ये कहती है कि उसकी तीनों बहुएं एक साथ पार्सल को खोलना शुरू करती हैं और डब्बे के अंदर निकलता है एक लिफाफा। हो गई शांति, एक लिफाफा है और कुछ नहीं। खत लिखकर भेजा होगा अंकल जी ने। ये पुराने ज़माने के लोगों का अलग ही स्वैग है। फ़ोन आ गया है पर खत लिखेंगे। बेकार में तुमने मेरी ऑफिस मिस करवाई अंकिता। खत नहीं है, ये कोर्ट का बनाया हुआ विल है। विल मैं पढ़ती हूँ ना।
मैं लता शर्मा, वाइफ ऑफ सुरेश शर्मा, ये विल बना रही हूँ कि जो भी बहू या बेटा मेरी सेवा करेगा, मेरे जाने के बाद मेरे हिस्से का ये फ्लैट उसका होगा। 60 लाख का फ्लैट? अब मुझे अपने बेटे के फ्यूचर के लिए सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये फ्लैट मम्मी जी से अगर मेरे हाथ में आ गया तो सीधा उसे फ्लैट दे दूँगी। बच्चों की तो लाइफ सेटल हो जाएगी, नहीं तो भाड़े पर लगा दूँगी। उस पैसे से हमारा खर्चा चल जाएगा, टेंशन ही ख़त्म साला। यहाँ अंकिता ये सोच रही थी, वहाँ पूजा रसोई से सरसों का तेल लाकर अपनी सास के घुटनों में लगाना शुरू भी कर देती है। इतना प्रेशर ठीक है ना मम्मी जी कि थोड़ा कम करूँ? 11 बज रहे हैं और अभी तक नाश्ता नहीं किया आपने मम्मी जी? समझ आ रहा है मुझे, क्योंकि रसोई बिल्कुल ही चकाचक चिकनी पड़ी है। अभी पूरियाँ तल देती हूँ मैं और गरम गरम सब्जी भी बना देती हूँ। आराम से खाइएगा मम्मी जी। हे भगवान, ये दोनों शुरू भी हो गई। कहीं मैं मम्मी जी को इम्प्रेस करने में पीछे ना रह जाऊँ। अब तो आप सब कुछ साफ साफ समझ चुके होंगे। ये था लता शर्मा का परिवार। लता के 3 बेटे थे, पर जैसे जैसे बेटों की शादी होती गई सब अपनी बेबियों के साथ सेपरेट होते गए और आखिर में लता और उसका पति सुरेश अकेले बच गए, जो अक्सर होता है। बच्चों को काबिल बनाने के बाद माँ बाप फिर वहीं पहुँच जाते हैं जहाँ से सब कुछ शुरू किया गया था। एक ही बिल्डिंग में होकर भी पूरा परिवार अलग था। 3 बहुओं के 4 ससुराल। चौथा ससुराल जो कि सच में उनका ससुराल था, वहाँ तो तीनों जाना ही नहीं चाहती थी। और आज जैसे ही सास की विल आई तो तीनों की तीनों बहुएं अपने खुद के फ्लैट को छोड़कर अपनी सास के फ्लैट में पहुँच गई। असल में देखा जाए तो ससुराल तो यही है मम्मी जी हमारा। नीचे तो बस हम अपने पति के साथ रहते हैं क्योंकि ऊपर जगह नहीं है ना। बोल तो ऐसे रही हो तुम जैसे करोड़पतियों के खानदान की हो। चौल से कम नहीं है तुम्हारा मोहल्ला, देखा है मैंने। मैं ही तो देखने आई थी तुम्हें। उसी वक्त मना कर दिया होता मैंने, बेचारी मम्मी जी की यह हालत नहीं होती। अरे भाई देखो ये कौन बोल रहा है? तुम, जिसने अपनी पहली रसोई में सिर्फ 2 पूरियाँ बनाई थी इतने सारे लोगों के लिए, हैं? अरे भाई भले ही बुरा कहा गया है मुझे, पर शादी के पूरे 6 महीने तक पापा मम्मी के साथ रही हूँ मैं। तुम दोनों तो आते ही अलग हो गई थी। और मन साथ रहने का हो तो कोई घर छोटा नहीं होता। मैं तो मम्मी जी के साथ ही रहूँगी। अंकित जी, आप मेरा सामान ऊपर भिजवा दीजिएगा। ओह, चालू चैप्टर, ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है। सब पता है मुझे क्या कर रही हो तुम सब। और मैं अपने पति के साथ खुश हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे यहाँ आने की। आराम से जाओ, अपने पति और बच्चों का ख्याल रखो, वही बहुत है। पर अब तो एक पूरे के पूरे फ्लैट की बात थी। पूजा, अंकिता और स्नेहा पीछे तो हटती नहीं। दोपहर के वक्त पूजा अपनी सास की फेवरेट सब्जी दाल चावल के साथ बनाकर उनके फ्लैट पहुँचती है। वो मम्मी जी क्या है ना, निखिल को आज करेले की सब्जी खाने की बड़ी इच्छा हो रही थी और करेला तो पापा जी का भी फेवरेट है तो मैं यहाँ ले आई। बैठ जाइए पापा जी, मैं खाना लगा देती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है बहू, मैं बना लूँगी सब कुछ। आप भी कम नहीं है लता जी। अब बहू बनाकर लाइए तो बैठकर खाइए ना। पेट को खाने से मतलब होना चाहिए, भले ही वो खाना दुश्मन के घर से क्यों ना आया हो, खा लेना चाहिए। मैं तो खाऊंगा भाई। लता और सुरेश बैठकर पेट भरकर अपनी बहू के हाथ का बनाया खाना खाते हैं। मैं बर्तन साफ कर देती हूँ मम्मी जी, और कोई ज़रूरत हो तो बताइएगा। अपने बर्तन और टिफ़िन लेकर पूजा वापस अपने फ्लैट लौट जाती है। शाम के ठीक 4:30 बजे अपने सास ससुर के लिए कितली में चाय लेकर वो ऊपर जाती है, जहाँ पहले से ही उसकी जेठानी स्नेहा मौजूद थी। अपनी चाय उठाइए और निकल जाइए यहाँ से भाभी। पता नहीं क्या मुझे कि किस दूध की चाय पीती हैं आप। तू कहीं कुत्ते बिल्ली के दूध की चाय तो नहीं पिला रही बहू? नहीं पापा जी, पाउडर की दूध की चाय बनाती है भाभी। क्या चाहती हैं आप, इस उम्र में मेरे सास ससुर की तबीयत खराब हो जाए, दूध का पाउडर उनके पेट में जाकर जम जाए? छी 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 छी, आप इतना गिर जाएंगे मैंने नहीं सोचा था भाभी। आप मेरी बनाई हुई चाय पीजिए मम्मी जी। ये दूध निखिल खुद जाकर तबेले से लेकर आते हैं। दूध वाला सामने ही ताज़ा ताज़ा दूध निकाल कर देता है। वैसे ही ना, जैसे तुम सामने से ही छुरा भूंक देती हो। अरे भाई दोनों की चाय पी लूँगा मैं, दोनों ही चाय दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पूजा और स्नेहा अपनी सास को खाना खिलाने तक पहुंच गई थी, पर अंकिता ज़रा पीछे थी। रात को अंकित अंकिता से कहता है, सिर्फ बोलो, तुम्हें करना कुछ नहीं। वहाँ स्नेहा और पूजा दिन रात लगी पड़ी है मम्मी की सेवा करने में, और तुमसे कुछ नहीं हो रहा। ऊपर के फ्लैट वाला रंजीत कह रहा था पूजा भर भर के खाना पहुँचा रही है मम्मी के यहाँ। अब दिल तो मम्मी जी का वही जीतेगी ना, क्योंकि दिल का रास्ता पेट से जाता है। बाप रे, इन्होंने ये कंपटीशन शुरू भी कर दिया। बताओ, मैं तो मम्मी पापा जी की एनिवर्सरी की प्लानिंग कर रही थी और ये लोग आज ही इन्हें इम्प्रेस करने में लग गई। जब तक एनिवर्सरी आएगी पता चला मम्मी ने इनमें से किसी एक को फ्लैट देने का मन भी बना लिया है।
रात का खाना तुम बाहर जाकर खा लो और रोहन को भी खिला देना। मैं जा रही हूँ अपने सास ससुर के पास। और गर्मा गर्म पूरियाँ और आलू की सब्जी बनाकर अंकिता अपने सास ससुर के पास पहुंचती है, जहाँ उसकी दोनों देवरानियाँ पहले ही मौजूद थी। हे भगवान, पूरा दिन तो मम्मी जी से चिपकी बैठी हुई है, ये दोनों रात को भी आ गई। मज़ा आ गया, आज तो पनीर की सब्जी, नान, खीर, रायता, चावल, दाल पहले ही थे और अब ये पूरी और आलू की सब्जी भी आ गई। तुम भी ले आओ बहू, तुम भी ले आओ। तीनों बहुओं के हाथ का खाना खाऊंगा मैं। कितना अच्छा लग रहा है, मेरी तीनों बहुएं मेरे साथ है। पोते पोतियाँ बेटे भी यही होते, तब लगता भरा पूरा परिवार। मैं तो इन्हें बोल कर ही आई हूँ मम्मी जी, ये बस ऊपर आ ही रहे हैं। माँ बाप के साथ अगर खाना नहीं खाया तो क्या खाना खाया। अंकिता फ़ौरन कोने में जाकर अंकित को कॉल करती है और बिना देरी किए अंकित हाफ पैंट में ही भागता हुआ अपनी माँ के पास आ जाता है। यहाँ अंकित पहुँचता है तो वहाँ कुछ देर में विवेक और निखिल भी। आधा पेट तो सबने खा लिया है, तब पहुँचे आप दोनों। याद है मम्मी जी कैसे मैं और अंकित हमेशा खाने पर पहुँचे रहते थे, और विवेक और निखिल हमेशा लास्ट में आते थे। कितना परेशान किया है ना दोनों ने आपको। खाने के वक्त भी चुगलियों से बाज नहीं आ रही आप भाभी, खाने पर फोकस कीजिए ना। अपने सास ससुर को खाना खिलाने के बाद पूजा उनके पैर छूती है। पूजा की देखा देखी बाकी दोनों बहुएं भी वही करती है। लगी नहीं रहा कि ये वही घर है, वही परिवार है जो इतना बिखरा हुआ था। अच्छा लगा मुझे। अब तुम सब जाओ और आराम से सो जाओ, कल बच्चों को स्कूल भेजना है, लड़कों को ऑफिस भी तो जाना होगा। सभी दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। सभी के निकलते ही यू टर्न मारकर अंकिता अपने बेटे रोहन के साथ अपनी सास के फ्लैट में तकिया चादर लेकर आ जाती है। आप फिक्र मत कीजिए मम्मी जी, मैं हॉल में सो जाऊंगी, आपके कमरे में तो जगह नहीं होगी, पर आपका पोता आपके साथ ही सोएगा। वैसे भी बुढ़ापे में बच्चों के ऊपर बुजुर्गों का साया होना ही चाहिए। अंकित तो अकेला सो जाएगा बेटा? अरे वो तो ठहरे जवान पापा जी, उन्हें क्या दिक्कत होगी, पर रात बिरात में आप दोनों को हमारी ज़रूरत पड़ सकती ना, इसलिए मैंने सोचा मैं यहीं सो जाती हूँ। पत्नी होने का फ़र्ज़ तो पूरा दिन निभाती हूँ, अब कम से कम रात को ही बहू होने का फ़र्ज़ निभा लूँ। लता की तीनों बहुओं की हरकतें बिल्डिंग के सभी फ्लैट वाले देख रहे थे और इसी सिलसिले में लता की सहेली प्रेमा उसके घर पहुँचती है। आखिरकार भगवान ने तेरा साथ दे ही दिया लता, बहुत बुरे दिन निकाले हैं तूने। बीमारी हो या कोई दुख, कहाँ ही तेरे बेटे बहू तेरे पास आते थे। पहले तो लोग पुत्र को रतन समझते थे, आजकल कहाँ बेटा साथ रहता है। बेटियाँ शादी होकर चली जाती है और बेटे शादी करके कोई साथ नहीं रहता। रहता तो नहीं, पर अब रहने तो लगी है ना तेरी बहुएं तेरे पास। कुछ दिन में मुझे तो लगता है तेरी बहुएं तेरे पास रहने की जिद करने लगेगी। भगवान ने चाहा तो इन सब के बीच में जो खटास है वो भी मिटा दूंगी मैं। लता की बातें दरवाजे पर खड़ी उसकी तीनों बहुएं सुन लेती हैं। देखो, आपस में इस तरह लड़ने से कुछ नहीं होगा। 60 लाख का फ्लैट है, तीनों अगर एक साथ मेहनत करें तो 20-20 लाख तीनों को मिल सकते हैं। बोलो मंजूर है? ठीक है। और सहेलियों की तरह तीनों अंदर आती हैं। खटाश मिट गई मम्मी जी, मिट गई। मतलब खटाश थी ही नहीं, तीनों बहनों में होड़ थी कि माँ की सेवा पहले कौन करेगा, है कि नहीं भाभी? हाँ, सही कह रही है मेरी प्यारी स्नेहा। मैं उस दिन को हमेशा याद रखूंगी जिस दिन मैंने तुझे पसंद किया था अपने भाई जैसे देवर के लिए। हम तो आपको अपनी माँ मानते हैं मम्मी जी, अब आप भी हमें बेटियाँ मानकर अपने पास रख लीजिए। हमें यहाँ वहाँ नहीं जाना, ये 4 ससुराल को एक ससुराल बना दीजिए ना मम्मी जी। तुम सबको अच्छी तरह जानती हूँ मैं, इतने दिन तुम सबने मुझे रुलाया है, अब रुलाऊंगी मैं तुम सबको। इसी दिन का तो इंतज़ार था बहू। मुझे बहुत खुशी हुई तुम सबको बहनों की तरह देखकर। तुम सब मेरे साथ रहना चाहती हो ना, फिक्र मत करो, हम सब एक साथ रहेंगे। रात को अकेले में लता अंकिता के फ्लैट में जाकर उससे कहती है, मेरा मन सब कुछ तेरे नाम करने का है अंकिता, पर तू भी देख रही है कि मेरी बाकी दोनों बहुएं भी पूरी मेहनत कर रही है मुझे खुश करने की। इसलिए मैंने सोचा है कि अगर अंकित ये फ्लैट मेरे नाम कर दे तो मेरे पास सबको बोलने के लिए कुछ रहेगा कि जिस बेटे ने अपना फ्लैट मेरे नाम कर दिया उसे मैं अपना सब कुछ क्यों ना दूं। आप कल ही लॉयर अंकल को बुला लीजिए मम्मी, मैं आपको ट्रांसफ़र कर देता हूँ ये फ्लैट। घूम फिर कर दोनों फ्लैट वापस आपको मेरे नाम ही तो करना है, क्या फ़र्क पड़ता है।
यही बात लता अपनी बाकी दोनों बहुओं को भी कहती है और तीनों फ्लैट को अपने नाम करवा लेती है। एक हफ्ता और फिर मम्मी जी सभी के सामने अपने फ्लैट को हमारे नाम कर देगी और हमारा फ्लैट तो उन्हें हमारे नाम करना ही होगा। पूरे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी हमारे पास, विवेक, पूरे 1 करोड़ की। और वहाँ वो दोनों तितलियाँ सोच रही है कि मैं उनके साथ मिलकर मम्मी जी को इम्प्रेस करूँगी। पागल हूँ क्या मैं? खुशी तो मुझे भी बहुत है स्नेहा, और ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। आखिरकार तुमने मम्मी का दिल जीत ही लिया। पर 1 हफ्ते बाद आते हैं खरीदार, क्योंकि लता ने चारों ही फ्लैट बेच दिए थे और चारों फ्लैट बेचकर लता ले लेती है एक बड़ा सा घर। ये क्या किया मम्मी जी आपने धोखा दिया हमें। धोखा तो हमारे बेटों ने हमें दिया, तुम लोगों के कहने पर। जिन बच्चों को हमने पढ़ाया लिखाया काबिल बनाया, उन बेटों ने बहला फुसला कर हमसे पैसे लिए और फ्लैट खरीद कर हमसे अलग हो गए। तो वही काम हमने कर दिया तो बुरा किया क्या? वैसे भी तुम तीनों कुछ दिन पहले अपनी सास के पास रहने के लिए बेताब हुई जा रही थी, तो रहो अब अपनी सासू माँ के पास। ये घर तो 1 करोड़ का ही पड़ा जी, बाकी 1 करोड़ तो अभी भी मेरे बैंक अकाउंट में है। वो तो उसे ही मिलेंगे जो बहू मेरी सेवा करेगी। फंस गए।